दोस्तों, पिछले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन उपागम में जो है आदर्शवादी उपागम है वो पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे यथार्थवादी उपागम। कौन सा? यथार्थवादी उपागम या सिद्धांत। देखो, यथार्थवादी उपागम है भारतीय राजनीति विचारक में देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। किससे? कौटिल्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। इसमें इसका बहुत ज्यादा विवरण मिलता है। इसके अलावा जो यूनानी जो राजनीति विचारक था यूसीडाइडस, इसमें भी इस वर्णन किया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी उपागम का। इनकी एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द वार। इनकी एक पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वार। किसकी है यो? यूसीडाइडस की एक पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन ऑफ वार। इस पुस्तक में भी यथार्थवाद की महक आती है या झलकी मिलती है। इसके बाद में इसकी जो विधिवत रूप से जो यथार्थवाद है वो मैकियावली की रचना में दिखाई देती है। मैकियावली जो है वो फ्लोरेंस का था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द प्रिंस, क्योंकि ये भी एक यथार्थवादी विचारक था। इसके बाद में जो होब्स की एक पुस्तक आती है, होब्स ने एक पुस्तक लिखी थी लेवियाथन। इसमें भी यथार्थवाद की झलक पूरी की पूरी मिलती है। लेकिन यथार्थवादी दृष्टिकोण को जो सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसका केंद्र बिंदु क्या है? उसका केंद्र बिंदु शक्ति है। यथार्थवाद का केंद्र बिंदु क्या है? शक्ति है। यानी शक्ति के माध्यम से अपने राष्ट्र के हित को प्राप्त करना। और इनका केंद्र बिंदु क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का? शक्ति है वो यथार्थवादी राजनीति का यानी यथार्थवादी दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु है। ठीक है, इसीलिए इसको कभी कभी पावर अप्रोच की संज्ञा दे दी जाती है। पावर अप्रोच की संज्ञा दी जाती है। तो यथार्थवादी उपागम शुरुआती मिलते हैं भारत में कौटिल्य की अर्थशास्त्र में। यूनानी जो लेखक है यूसीडाइडस, इनकी एक पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वार, इसमें भी मिलते हैं। मैकियावली के द प्रिंस में भी यथार्थवाद का खूब वर्णन किया गया है। होब्स की पुस्तक लेवियाथन में भी यथार्थवाद का वर्णन मिलता है। यथार्थवाद की सबसे बड़ी जो उपलब्धि यही है कि इनका केंद्र बिंदु क्या है? शक्ति है। और शक्ति को कभी कभी किस नाम से जाना जाता है? पावर अप्रोच के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय हित को प्राप्त करना। क्या? राष्ट्रीय हित को प्राप्त करना है। तो ये क्या है? देखो, यथार्थवादी दर्शन का जो उदय है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद होता है। कौन से? दूसरे विश्व युद्ध के बाद यथार्थवादी उपागम उसका जन्म होता है। बात क्लियर? यथार्थवादी दृष्टिकोण राष्ट्रीय हित को सर्वाधिक महत्व देते हैं। किसको? राष्ट्रीय हित को। इनका मकसद ही एक ही है कि शक्ति के माध्यम से राष्ट्र हित को
प्राप्त करना। ठीक है, ये सिद्धांत राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए शक्ति व संघर्ष पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? शक्ति प्लस संघर्ष, यानी राष्ट्र हित है वो शक्ति और संघर्ष के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है यथार्थवादी है उनका एक ही लक्ष्य है राष्ट्र हित को प्राप्त करना, और वो राष्ट्र हित है वो किस प्रकार प्राप्त होगा? शक्ति के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से। ठीक है ना। देखो, यथार्थवादी दृष्टिकोण का जो प्रमुख प्रवक्ता है कौन, इसका जन्मदाता बोल सकते हैं हंस जे मार्गेंथो। हंस जे मार्गेंथो। हंस जे मार्गेंथो है वो जो यथार्थवादी है, जो विचारधारा है, उपागम है, इसके जन्मदाता बोल सकते हैं, इसके प्रवर्तक बोल सकते हैं, या इसके सबसे बड़े कट्टर समर्थक बोल सकते हैं। मार्गेंथो ने यथार्थवादी राजनीति विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान दिया था, क्योंकि यथार्थवादी सिद्धांत को सर्वप्रथम वैज्ञानिक और सैद्धांतिक रूप से मार्गेंथो ने प्रस्तुत किया था। ठीक है ना। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पॉलिटिकल एमंग नेशन। इनकी एक पुस्तक है पॉलिटिकल एमंग नेशन। पॉलिटिकल एमंग नेशन ने एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी। ये 1948 में लिखी गई। 1948 में जो है मार्गेंथो ने एक पुस्तक लिखी द पॉलिटिकल अमंग नेशन। इसमें इसने यथार्थवाद की विधिवत रूप से व्याख्या की है। ठीक है ना। देखो, मार्गेंथो के अनुसार शक्ति का अर्थ एक ही है, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के मस्तिष्क यानी उनके जो क्रियाकलाप या कार्यक्रम है उन पर नियंत्रण करना ही क्या है? यथार्थवाद है। क्या? देखो, इन्होंने यथार्थवाद की परिभाषा क्या दी कि मनुष्यों का अन्य मनुष्यों का अन्य मनुष्यों के मस्तिष्क और क्रियाकलापों पर नियंत्रण। ये परिभाषा दी किसने? मार्गेंथो ने। मार्गेंथो ने कहा कि मनुष्यों का अन्य मनुष्य के मस्तिष्क और क्रियाकलापों पर नियंत्रण ही क्या है? यथार्थवाद है। तो यह परिभाषा किसने दी यथार्थवाद में? मार्गेंथो ने। तो मार्गेंथो क्या परिभाषा दी? मनुष्यों का अन्य मनुष्यों। दो बार मैं आवा है, यानी हंस नाम क्या है? मार्गेंथो। ठीक है। इसमें मार्गेंथो में मैं आ रहा, तो एक मैं मनुष्यों का अन्य मनुष्यों के मस्तिष्क और क्रियाकलापों पर नियंत्रण। तो एक मनुष्य, दो मनुष्य और तीन मैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें मैं आ रहा है तो इसमें तीन में आ रहे हैं। जब मनुष्यों का अन्य मनुष्यों के मस्तिष्क और क्रियाकलापों पर नियंत्रण है वो क्या है? यथार्थवाद है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक बार मिटा देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर। मार्गेंथो ने एक पुस्तक और भी लिखी थी, वैसे वो पुस्तक है साइंटिफिक मैन वर्सेज पावर पॉलिटिक। साइंटिफिक मैन वर्सेज पावर पॉलिटिक। साइंटिफिक मैन वर्सेज पावर पॉलिटिक। ये पुस्तक भी मार्गेंथो की थी। ठीक है। देखो,
अब अलग अलग विचारक हैं, उनके जो यथार्थवाद है उनके बारे में क्या विचार रखते हैं, देखो वो देखते हैं। एक लेखक आता है एरिक कॉम्पमान, एक लेखक है एरिक कॉम्पमान। एरिक कॉम्पमान ने 3 लक्षण बताए, यानी 3 मुख्य लक्ष्य बताए यथार्थवाद के। कितने? 3 लक्ष्य। कि यथार्थवाद है उसके 3 ही लक्ष्य हैं। किसके अनुसार? एरिक कॉम्पमान के अनुसार। किसके अनुसार? एरिक कॉम्पमान के अनुसार। वो 3 लक्ष्य कौन कौन से हैं देखो। पहला, शक्ति का संचय। नंबर 1, शक्ति का संचय, यानी शक्ति है उसको इकट्ठी करना। दूसरा, शक्ति का प्रसार, शक्ति का प्रसार। नंबर 3, शक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन। ठीक है, शक्ति का प्रदर्शन। ये 3 लक्ष्य एरिक कॉम्पमान ने बताए कि भाई यथार्थवाद के 3 ही लक्ष्य हैं एरिक कॉम्पमान के अनुसार। कि एक तो शक्ति का संचय, एक है शक्ति का प्रसार और तीसरा है शक्ति का प्रदर्शन। एक व्यक्ति आते हैं हैरोल्ड जे लासवेल, जिसका नाम था हैरोल्ड लासवेल। हैरोल्ड लासवेल ने एक पुस्तक लिखी, वो पुस्तक थी कि पॉलिटिक्स, पुस्तक का नाम था कि पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। ये पुस्तक है लॉसवेल की। लॉसवेल ने इसमें क्या कहा था कि भाई राजनीति का अध्ययन प्रभाव और प्रभावशालियों का अध्ययन है। इन्होंने, हैरोल्ड लासवेल ने एक पुस्तक लिखी पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। इन्होंने कहा कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, इनकी परिभाषा देते हुए कहा कि नीति प्रभाव एवं प्रभावशालियों का अध्ययन है। प्रभावशाली का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा दी हैरोल्ड जे लासवेल ने। ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि जो यथार्थवाद है वो प्रभाव यानी राजनीति का अध्ययन, प्रभाव और प्रभावशालियों का अध्ययन है। यथार्थवादी दृष्टिकोण की तय मूल मान्यता, यानी राष्ट्रों के बीच विरोध और संघर्ष किसी न किसी रूप में सदैव ही पाए जाते हैं। यानी यथार्थवाद का यही मानना है कि जो राष्ट्र होते हैं, राष्ट्रों के मध्य संघर्ष पाए जाते हैं। संघर्ष किसी न किसी रूप में मिल ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 राष्ट्र जब पड़ोसी हैं, उनमें संघर्ष तो हुए बिना रहेगा नहीं। उनके अनुसार राष्ट्र की शक्ति का विकास ही हितों को पूर्ण करने का एकमात्र सहारा है। यानी शक्ति ही क्या है? विकास का सहारा है। तो शक्ति को मान्यता सबसे ज्यादा दी जाती है। ठीक है ना। यथार्थवाद की विशेषता देखो, यथार्थवाद की क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं किसकी? यथार्थवाद की विशेषताएं क्या है? यथार्थवाद की पहली विशेषता, राष्ट्रीय हित को प्राप्त करना। क्या?
राष्ट्रीय हित को प्राप्त करना। ठीक है। नंबर 2, एक हो गई। नंबर 2 है कि राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा स्वयं के द्वारा करना। नंबर 3 है कि राज्य की केंद्रीय विचारधारा, राज्य की केंद्रीय विचारधारा, केंद्रीय विचारधारा। ये 3 विशेषताएं हैं कि राष्ट्रीय हित को प्राप्त करना, स्वयं के द्वारा राज्य की सुरक्षा करना और राज्य के केंद्रीय विचारधारा के रूप में प्रकाशित करना। ये 3 ही प्रकार के विशेषताएं हैं इनकी। ठीक है ना। तो अब देखेंगे सबसे ज्यादा जो बार बार क्वेश्चन आया है, यानी मार्गेंथौ के जो 6 सिद्धांत हैं उनके बारे में हम देखते हैं। मार्गेंथौ ने यथार्थवाद के 6 सिद्धांत दिए थे। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है मार्गेंथौ वाला। हमको पढ़ना है मार्गेंथौ के सिद्धांत, यानी मूल जो 6 सिद्धांत है उनके बारे में देखेंगे। किसका पढ़ेंगे? मार्गेंथौ का। मार्गेंथौ के मूल 6 सिद्धांत कौन कौन से हैं भाई? मूल सिद्धांत देखो, मूल सिद्धांत कौन से हैं देखो। नंबर 1, गौर करके सुन लो, राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति पर है। एक बार फिर बोल रहा हूं कि राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव की प्रकृति में है। तो राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में है। एक पहला जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी तत्वों की जड़ है वो मानव प्रकृति पर है। एक हो गया। नंबर 2, दूसरा तत्व है कि राष्ट्रीय हित की प्रधानता। किसको? राष्ट्रीय हित को प्रधानता। राष्ट्र हित को प्रधानता। मार्गेंथौ ने राष्ट्रीय हित है को शक्ति कहा है। मार्गेंथौ ने क्या कहा? राष्ट्रीय हित को शक्ति की संज्ञा दी है। किसकी? शक्ति। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि मार्गेंथौ ने राष्ट्र हित को शक्ति कहा है। क्या कहा है? शक्ति कहा है। ठीक है, हो गई बात। नंबर 3, राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित या निर्धारित अर्थ नहीं होता है। किसका? जो राष्ट्रीय हित है, राष्ट्र हित का निश्चित या निर्धारित अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता? निर्धारित अर्थ नहीं होता। नंबर 3। अब नंबर 4 देखो, राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्य है उनसे अलग कर देना चाहिए। राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को
राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक कर देना चाहिए। सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक कर देना चाहिए, पृथक कर देना चाहिए। ठीक है। नंबर 5, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। और सबसे आखिर में कि राजनीति की क्षेत्र की स्वायत्तता, राजनीति क्षेत्र की स्वायत्तता, ये 6 सिद्धांत दिए हैं किसने? मॉर्गेनथौ ने। किसने दिए हैं? मॉर्गेनथौ ने। तो ये 6 सिद्धांत है कि राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ है वो मानव की प्रकृति में ही निवास करती है। क्या? कि राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ है वो किस में निवास करती है? मानव की प्रकृति में निवास करती है। दूसरी बात है कि राष्ट्रीय हित को सबसे ज्यादा प्रधानता दी जाती है और मॉर्गेनथौ ने राष्ट्र हित को शक्ति कहा है। यानी राष्ट्र हित को क्या नाम दिया है? शक्ति की संज्ञा दी है। तीसरा इनका सिद्धांत आता है कि राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित निर्धारित अर्थ नहीं होता है। कोई अर्थ नहीं होता कि राष्ट्र हित किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है। चौथी बात आती है कि राष्ट्र नैतिक मूल्यों को और सार्वभौमिक मूल्यों को पृथक कर देना चाहिए। यानी शक्ति के क्षेत्र में नैतिक मूल्य और सार्वभौमिक मूल्य कुछ नहीं है। 5वां है विवेक है वो राजनीति का सबसे उच्चतम मूल्य होता है और राजनीति के क्षेत्र में जो स्वायत्तता है वही प्राप्त करना इसका लक्ष्य है यथार्थवाद का। तो कहने का मतलब है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही बातें हैं। इसके अलावा अब देखेंगे यथार्थवाद की जो मूल मान्यताएं हैं वो क्या है। तो यथार्थवाद की हम पढ़ेंगे मूल मान्यता। मूल मान्यता में 3 प्रकार की मूल मान्यताएं हैं। नंबर 1, प्रत्येक देश के राजनेता सदैव अपने राष्ट्र हित की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। किसकी सिद्धि के लिए? कोई भी देश का राजनेता है वो अपने देश के राष्ट्र हित, किसके? राष्ट्र हित के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। नंबर 1, कोई भी देश का नेता हो वो अपने राष्ट्र का हित चाहेगा। ठीक है। प्रत्येक राष्ट्र हित है वो भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव के विस्तार में ही निहित है। यानी भौगोलिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, इन्हीं पर आधारित है राष्ट्र हित। किस पर है? भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, और जो इनका इसी पर आधारित है राष्ट्रीय हित। किस पर? इनका विस्तार होगा तो ही राष्ट्र का हित होगा। नंबर 3, प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति और अपने प्रभाव के उपयोग हितों की रक्षा के लिए ही करता है। यानी जो राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र हो, अपनी जो शक्ति है, किसका? शक्ति का जो प्रयोग है वो अपने राष्ट्र के हित के लिए ही करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि यथार्थवाद की जो है एक ही मान्यता है कि किसी भी तरह से अपने राष्ट्र का हित होना। मॉर्गेनथौ ने विदेश नीति के 3 प्रकार बताए हैं। देखो, तो मॉर्गेनथौ ने कितने प्रकार बताए हैं? मॉर्गेनथौ ने कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार की विदेश नीति का वर्णन किया है। नंबर 1, यथास्थितिवादी विदेश नीति, यथास्थितिवादी विदेश नीति। नंबर 2, परिवर्तनवादी विदेश नीति। नंबर 1 यथास्थिति और परिवर्तनवादी विदेश नीति। नंबर 3, साम्राज्यवादी। यथास्थिति का मतलब है
जो जहां पर है वो वहीं रहे। परिवर्तनवादी का मतलब है जो परिवर्तन चाहता है, और साम्राज्यवादी का मतलब है अपने देश की सीमाओं का विस्तार करना चाहता है। मार्गेंथो ने 3 प्रकार की विदेश नीति का वर्णन किया है, लेकिन विदेश नीति यानी शक्ति को महत्व देते हुए इन्होंने एक बात और कह दी, यानी शांति स्थापना करने के भी 3 प्रयास बताए। कितने? 3 प्रयास शांति स्थापना करने के लिए, शांति के लिए। वो 3 प्रयास क्या है कि प्रतिबद्ध द्वारा शांति। किसके द्वारा? प्रतिबद्ध द्वारा। प्रतिबद्ध द्वारा प्रतिबद्ध कर दिया भाई कि भाई शांति के लिए प्रतिबद्ध कर। जैसे निशस्त्रीकरण है, सामूहिक सुरक्षा है, शांतिपूर्ण परिवर्तन है, ये क्या है? प्रतिबद्ध ही तो है। निशस्त्रीकरण की संधि कर दी, ठीक है ना। इसके अलावा परिवर्तन द्वारा शांति। किसके द्वारा? परिवर्तन द्वारा शांति। परिवर्तन कैसे? जैसे विश्व सरकार की स्थापना कर दी जाए तो परिवर्तन हो गया ना, ठीक है ना। तो परिवर्तन द्वारा। तीसरी बात है कूटनीति। कूटनीति इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी, ठीक है ना। देखो ये हो गया, लेकिन मार्गेंथो ने राष्ट्रहित के प्रकार भी बताए हैं। राष्ट्रहित के प्रकार किसने? मार्गेंथो ने। ये सारे के सारे मार्गेंथो के चल रहे हैं, ठीक है ना। किसके चल रहे हैं? मार्गेंथो के ही चल रहे हैं ये, ठीक है ना। तो मार्गेंथो ने राष्ट्रहित दो प्रकार के बताए हैं। कौन सा? एक तो स्थिर हित। स्थिर हित, स्थिर यानी स्थायी हित, इसको स्थायी बोल सकते हैं। स्थायी हित, स्थिर हित या स्थायी हित। जैसे भौगोलिक सुरक्षा, भौगोलिक जो सीमाओं की जो सुरक्षा है वो क्या है? स्थिर हित या स्थायी हित। अस्थिर या अस्थायी, अस्थिर या अस्थायी। इसका मतलब है जैसे आर्थिक सामाजिक हित है ना, वो आर्थिक और सामाजिक हित है वो अस्थिर हित होते हैं। अब देखो भाई यथार्थवादी दृष्टिकोण की समालोचना, यहां तक आपने समझ लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है इसकी समालोचना देखेंगे, और उसके बाद में आलोचना भी देखेंगे। देखो समालोचना, यथार्थवादी दृष्टिकोण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को जो सैद्धांतिक और वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान की है। एक बात तो ये, क्योंकि यथार्थवाद ने ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के संबंधों को शक्ति के माध्यम से प्रदर्शन करने की कोशिश की है यथार्थवादी ने, ठीक है ना। दूसरी बात है यथार्थवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आदर्शवादी जो कल्पनावादी है उनसे पर्यावरण यानी कल्पना से मुक्त कर दिया यथार्थवादियों ने, ठीक है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को स्पष्ट करने वाला उपागम भी है। डेविड सिंगर एक नाम आता है, डेविड सिंगर। डेविड सिंगर ने सबसे प्रमुख सिद्धांत निर्माता कहते हैं इसको, जो यथार्थवादी है इसको सबसे प्रमुख सिद्धांत अरे यार सिद्धांत को लिखना है, सिद्धांत निर्माता कहते हैं, ठीक है ना। कौन? डेविड सिंगर ने कहा है, ठीक है ना। इसके अलावा अब देखेंगे इनकी आलोचना भी है। भाई हर चीज की किसी न किसी में चीज में बुराई जरूर होती है, चाहे अच्छाई कितनी भी हो लेकिन उसमें बुराइयां जरूर होगी। यानी यथार्थवादी उपागम की आलोचना, ध्यान रखना यदि क्वेश्चन पुटअप होता है तो सबसे ज्यादा चांस है वो यथार्थवादी से ही आता है, क्योंकि यथार्थवादी जो राजनीति है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन है ना आज तक इसी में से आए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना मित्रों। चलिए देखते हैं आगे इनकी आलोचना ये है कि ये मानव प्रकृति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक पक्षीय चित्रण करती है। मानव की प्रकृति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा? एक पक्षीय
चित्रण किया। नंबर 1, ठीक है। यह सिद्धांत शक्ति और सत्ता को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्णायक तत्व मानते हैं, लेकिन कभी भी ये मान सकते हैं कि निर्णायक तत्व हो सकता है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। शक्ति और सत्ता को ये क्या मानते हैं, इनकी सबसे बड़ी भूल और हो गई कि शक्ति व सत्ता है, इनको निर्णायक तत्व मान लिया। निर्णायक तत्व है और शक्ति ये क्या है, निर्णायक तत्व हो सकते हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है या संपूर्ण नहीं है। हो सकते हैं लेकिन संपूर्ण नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात, तीसरी बात यह है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा संघर्ष को भी महत्व दिया। किसको? संघर्ष को। लेकिन कहीं पर भी उठा के देख लो कि इन्होंने जबकि वास्तविकता प्रतिद्वंदा और प्रतिस्पर्धा के सहयोग से ही होती है, क्योंकि सहयोग और प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता इनके कारण है वो ज़्यादा रिलेशनशिप है ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। इसके अलावा इन पर आरोप लगाया जाता है कि ये शांतिवादी यानी शांति के विरोधी भी माने जाते हैं। इनको, यथार्थवाद को शांति विरोधी, ठीक है। इसके अलावा मार्गेंथो यथार्थवादी यानी दूसरी शांति का वर्णन करते हैं, यानी विरोधाभास तो होगा। एक और तो वो कहता है कि शक्ति के द्वारा राष्ट्रीय हित को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने एक और शांति के प्रयास भी बता दिए 3, तो विरोधाभास हो गया ना दोनों। एक का नहीं तो कहा कि भाई शक्ति और संघर्ष है वो इको मूल कारण है, लेकिन 3 शांति का प्रयास भी कर दिया, तो इसके कारण इन दोनों में विरोधाभास हो गया। देखो अब ये हो गया इनके जो मुख्य जो समर्थक हैं उनके बारे में। देखो मार्गेंथो तो है ही है, इसके अलावा मैक्स वेबर ये भी इसका समर्थक है। इसके बाद है फ्रेडरिक सुमेन, इसके अलावा जॉर्ज केनन, इसके अलावा है राइनोल्ड नेबूर ये भी इसका समर्थक है। हेनरी किसिंजर ये भी इसके समर्थक है। एच कार भी क्या है, इनके समर्थक है। जॉर्ज श्वेजरबर्गर ये भी इनके समर्थक है। स्पाइकमैन क्विंसी राइट, मार्टिन वाइट और मार्गेंथो और केनिथ थॉमसन ये इनके समर्थक हैं। तो ये पढ़ लिया हमने यथार्थवादी उपागम, और यथार्थवादी उपागम आपको समझ में आ गया है। एक छोटा सा टॉपिक है वो भी इसी में देख लेते हैं, वो है नव यथार्थवाद, यानी इसी का दूसरा रूप नव यथार्थवाद देख लेते हैं। हमको क्या पढ़ना है, तो यथार्थवादी तो पूरा हो गया है, तो अब देख लेते हैं नव यथार्थवाद। क्या देखेंगे? नव यथार्थवाद। देखो इसमें इसके जो प्रवर्तक है वो है केनेथ वाल्टज। कौन? केनेथ वाल्टज। जो नव यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? केनेथ वाल्टज है। इनकी एक पुस्तक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इनकी एक पुस्तक है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल
पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? केनेथ वोल्टज ने। किसकी है? केनेथ वोल्टज की। ये लिखी थी 1979 में ये पुस्तक लिखी गई थी। नव यथार्थवाद को जो लोकप्रियता है वो 1980 में मिली। कब मिली? 1980 में इसको लोकप्रियता मिल गई। नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय बिंदु है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु। वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संरचना भी कहता है। कि नव यथार्थवाद क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संरचना कहता है। क्या? संरचना। ठीक है ना। नव यथार्थवाद क्या कहता है? संरचना कहता है या संरचना को महत्व देता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संरचना राज्यों के व्यवहार, उनकी विदेश नीतियों तथा उद्देश्यों को निर्धारित करती है। यह नव यथार्थवाद के जो है वो मूल मान्यताएं हैं, वो देख लेते हैं। क्या मान्यताएं? नव यथार्थवाद की मान्यताएं। नव यथार्थवाद की मान्यताएं। नव यथार्थवाद की जो मूल मान्यताएं हैं वो क्या है? देखो, ये व्यवहारवादी क्रांति एवं व्यवस्था उपागम से प्रभावित है। नंबर एक तो व्यवहारवादी क्रांति प्लस व्यवस्था उपागम से प्रभावित है। किससे है? उपागम से प्रभावित है। व्यवहारवादी क्रांति और व्यवस्था उपागम से प्रभावित है। दूसरा है जो इन्होंने यथार्थवाद का विश्लेषण वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक रूप में किया। तो नव यथार्थवाद जो है, जो इसका विश्लेषण कैसे करता है? एक तो वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक रूप में करता है। ठीक है। तीसरी बात है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय संरचना के आधार पर किया। विश्लेषण किस आधार पर किया है? अंतर्राष्ट्रीय संरचना के आधार पर किया है। ये तीन मान्यताएं। यथार्थवाद के दो प्रतिमान है। नव यथार्थवाद के कितने प्रतिमान है? दो प्रतिमान है। कितने? दो प्रतिमान है। वो दो प्रतिमान कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है आक्रामक प्रतिमान। कौन सा है? नंबर एक आक्रामक प्रतिमान। ठीक है। और दूसरा है सुरक्षात्मक प्रतिमान। नंबर दो सुरक्षात्मक प्रतिमान। ठीक है ना। आक्रामक का मतलब है कि शक्ति और युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार मानते हैं। किसको? शक्ति प्लस युद्ध, इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार मानते हैं। और इसका जो है वो सहयोग पर बल देते हैं। ये जो है किस पर? सहयोग पर बल देते हैं। ठीक है। किसके ऊपर बल देते हैं? सहयोग पर बल देते हैं। ये जो नव यथार्थवाद है, इनके जो समर्थक है इस प्रकार देखो। एक तो जोसेफ ग्रीचो, एक नाम जोसेफ ग्रीचो। नंबर दो है मार्गेंथव। ठीक है। इसके अलावा है रेमंड आरो, जूवियस। इसके अलावा वाल्ट, इसके अलावा मेसमीर, और इसके अलावा हाफमैन, ये इनके समर्थक है। ठीक है ना। तो नव यथार्थवाद
यानी इनके जो प्रवर्तक हैं वो तो है केनेथ वाल्टज, और केनेथ वाल्टज की एक पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये पुस्तक लिखी थी 1979 में। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर देना, वैसे सब्सक्राइब तो कौन ठीक है, कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत।